हेलो, वेलकम टू एग्जाम्पल। आज हम मिल रहे हैं दोबारा से एक नए क्वेश्चंस के साथ। और आज हम करेंगे मिडिवल के जितने भी 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमने एंशंट इंडिया खत्म कर चुके थे। एंशंट इंडिया में क्या क्या क्वेश्चन आज तक में यूपीएससी पूछता हुआ है, किन सेक्शन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं और किस नजरिए से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये हम चीज कर चुके थे। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देखना और PYQ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एरिया। आप समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट रह चुका है। अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 3 महीने ही बाकी हैं और उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। तो इसी के लिए एग्जाम्पल आपके लेकर के आया है कुछ क्वेश्चंस जो कि एक मिडिवल इंडिया के क्वेश्चंस हैं और जो कि 10 इयर्स में अब तक में यूपीएससी में जितने भी 10 सालों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए एग्जाम्पल के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इस चीज का फायदा मिले। अब हमें ये देखना है कि मिडिवल इंडिया में किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें समझते हुए चलनी है। अब हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और साथ ही साथ एनालाइज करते हुए चलते हैं। ठीक है, समय ना व्यस्त करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम ईयर वाइज करते हुए चलेंगे ताकि चीजें पता रहे। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन है। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। ठीक है, ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन उस समय के उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वंश का पतन कब हुआ। ये तो आपको पता ही होगा, आई होप कि आपका 1526 में, अगर आपको याद हो, 1526 में वॉर होता है ना, द बैटल ऑफ पानीपत। और इन दिस वॉर द लोधी वंश टोटली डिक्लाइन और आपका बाबर की जो एम्पायर है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस 1526 में, 1526 का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में कौन था इनमें से दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज? देखिए, त्यागराज की अगर मैं बात कर दूं तो त्यागराज 16th सेंचुरी का है। ठीक है, तो ये तो भाई 16th सेंचुरी का है, तो ये तो उसके हिसाब से वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके दादू दयाल की, तो दादू दयाल का टाइम पीरियड है 1544 से 1603। 1544 से 1603। ठीक है, देखिए टाइम पीरियड की बात हो रही है 1526 और इस 26 में ये 15 जी तो 1544 से स्टार्ट ही हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई दादू दयाल तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, 1526 का टाइम पीरियड आना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं बचा गुरु नानक। एक बार गुरु नानक का टाइम पीरियड देख लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन ये दो गए, तो उसके हिसाब से अगर नहीं भी पता हो तो आंसर तो वैसे भी गुरु नानक ही होना है। लेकिन मैं इनका टाइम पीरियड बता देती हूँ। 1469 से 1539, ये गुरु नानक जी का टाइम पीरियड है। आई होप आप समझ रहे हो। तो मतलब इस टाइम पीरियड में अगर आपसे पूछा जाए कि लोधी के कंटेम्प्रेरी में कौन थे, तो लोधी के कंटेम्प्रेरी में भी आपके कौन आएंगे? लोधी के कंटेम्प्रेरी में भी आपके गुरु नानक आएंगे, क्योंकि 1469 का टाइम पीरियड है ना। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ गुरु नानक। तो आंसर नंबर 2 बी केवल इसका आंसर माना जाएगा। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खैर ये मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन आ गया, अभी हम मिडिल पे बात कर रहे हैं, हम फिर मॉडर्न इंडिया पे बात करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में मेहतर व पट्टिकल पद नाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? ये देखें, अब दोस्त हमें वर्ड दिए गए हैं मेहतर और पट्टिकल। ये दो वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे हैं? सैन्य अधिकारियों के लिए, गांव मुखिया के लिए, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, या फिर शिल्पी श्रेणियों के लिए? आप देखिए, शिल्पी श्रेणी, अगर आपको पता हो शिल्पी श्रेणी कौन होते थे, शिल्पियों की श्रेणी, ये तो आपका जैसे साउथ इंडिया में उनको नगरम बोल रहे हैं, है ना, कहीं पर अलग अलग नाम है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी। तो भाई मेहतर और पट्टिकल ये गलत हो गया, क्योंकि इनका तो अलग ही होता है, नगरम हो गए। ठीक है, कहीं कहीं पर इनके इनको सेठ सेठ वगैरह बोल रहे हैं, आपने नाम सुना होगा ना, जेठालाल में भी सेठ जी। तो ये सारे लोग भी किसके फैमिली से? ट्रेडर्स वाली फैमिली से आ रहे हैं। तो भाई ये तो वैसे ही गलत हो, क्योंकि ट्रेडर से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा ग्राम मुखिया। देखिए, मेहतर और पट्टिकल जो वर्ड है ना, ये साउथ इंडिया में यूज हो रहा है, पट्टिकल साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में पट्टिकल और नॉर्थ इंडिया में मेहतर। ये वर्ड यूज हो रहा है आपके ग्राम के मुखिया के लिए। किसके लिए?
ग्राम के मुखिया के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ग्राम मुखिया। लेकिन आप याद रखिएगा कि मेहतर जो वर्ड है, ये मेहतर वर्ड नॉर्थ इंडिया में यूज हो रहा है ग्राम मुखिया के लिए, क्योंकि साउथ मिडिवल पीरियड में भी, अगर आप मिडिवल पीरियड में देखोगे, गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। लेकिन अगर सिर्फ मैं मिडिवल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप उसमें भी देखेंगे मौर्य काल में या फिर गुप्ता काल में, उनमें भी सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। अब गांव है तो गांव का छोटा सा एक हेड भी होगा, तो वो हेड कौन है? आपका ग्राम मुखिया होगा। तो नॉर्थ इंडिया में उसको मेहतर बोल रहे हो, साउथ इंडिया में उसको पट्टिकल बोल रहे हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। और वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, ये क्या है? वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ क्या होगा? वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मण तो नहीं होगा। और सैन्य अधिकारी, सैन्य अधिकारी तो आप देखेंगे वो एक अलग ही सेनापति वगैरह होते थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे ये ऑप्शन तीनों एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, तो तीनों ही गलत हुए। नहीं भी आपको आंसर पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राम मुखिया आंसर हो जाएगा। ये भी मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। तो अब हम देख लेते हैं 2015 में एक ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित युगनों पर विचार कीजिए, मध्यकालीन भारत राज्य और वर्तमान क्षेत्र। देखिए, एंशंट इंडिया में भी हमने क्वेश्चन देखा था कि कुछ एरिया देखने को बताया गया था कि ये एरिया कहाँ पर है। तो ऐसे मिडिवल इंडिया में भी क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि चंपक मध्य भारत, दुर्गर जम्मू, कुलूत मालाबार। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है आपको ये समझने की जरूरत है, ये मध्यकालीन भारत के कुछ राज्य हैं उस समय पर। चंपक राज्य, चंपक राज्य आपका महाभारत, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। दुर्गर, दुर्गर जो कि एक जम्मू में है, ये स्टेटमेंट सही है। कुलूत मालाबार, ये भी गलत है। मैं आपको बता दी तो कैसे, देखिए, ये आपका इंडियन, ये हिमालय वाला रीजन है, शिवालिक वाला रीजन है। ठीक है, हिमालय की तलहटी में, हिमालय की तलहटी में हम क्या देख रहे हैं, आपको ये तीनों एरिया मिल जाएंगे, चंपक भी, दुर्गर भी और कुलूत भी। कुलूत वर्ड नाम से याद रखिए, कुलूत, कुलूत मिडिवल इंडिया में ही थे ये। कुछ एक समय पर ये हिमालय के नीचे वाले रीजन में रह रहे हैं, और वहीं पर आपस में जातियों में ही लड़ाई करते रहते थे। तो कुलूत जो वर्ड है, ये कुल्लू, कुल्लू का है। तो भाई उस हिसाब से तो ये वैसे गलत हो गई। कहाँ मालाबार? मालाबार आपका केरल साइड में है। दुर्गर, दुर्गर जम्मू में, ये बिल्कुल ठीक है। आपका चंपक राज्य भी, चंपक जो एरिया है ये भी आपका कहाँ पर पड़ेगा? ये भी हिमालय के तलहटी में पड़ेगा। और मध्य भारत तो ये वाला एरिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये दोनों गलत हुए, और दुर्गल बिल्कुल सही समझा जाएगा, जम्मू। तो अकॉर्डिंग तो इसके केवल दो ही आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, राज्य वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, ये भी मॉडर्न इंडिया का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, ये देखिए, कृष्णदेव राय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया मिडिवल इंडिया से। कृष्णदेव राय की कारधाना व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। देखिए, सबसे पहले विजयनगर अंपायर में क्या हो रहा है? विजयनगर अंपायर में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किंग अगर आपको पता हो तो वो कौन है? वो है कृष्णदेव राय, है ना। कृष्णदेव राय सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं। तो इनके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए कृष्णदेव राय के बारे में। पहला स्टेटमेंट है कि क्योंकि कृष्णदेव राय ने बहुत सारे काम किए थे, पहला उन्होंने करधान व्यवस्था से हमसे पूछा हुआ है कि क्या उन्होंने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, क्या भूमि की गुणवत्ता के आधार पर वो टैक्स लेते थे? तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा हो तो उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम में ये चीज कही थी कि वो जैसा आपका प्रोडक्शन होगा उसके बिहाफ पर क्या लिया जाएगा? आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक टैक्स देते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वहां पर जो प्राइवेट उस समय पर जो इंडस्ट्रीज है, वो उनके जो हेड होंगे ऑनर, वो भी क्या देंगे? एक टैक्स देते थे। क्योंकि भाई पूरा की पूरा एम्पायर किससे चल रहा है? टैक्स से चल रहा है ना। तो विदाउट टैक्स हाउ कैन दे रन देयर एम्पायर? तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही माने जाएंगे। कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड की बात है। और अगर आपको कृष्णदेव राय के बारे में और भी सारी, कृष्णदेव राय के आसपास में बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। कृष्णदेव राय एक बहुत बड़ा क्या था? तमिल विद्वान था। उसने खुद से एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मुक्त माल्यद रचना। ठीक है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं उनके टाइम पीरियड में, आप क्या देखेंगे, बहुत सारे, आप जैसे उसके टाइम पीरियड में रहते थे ना, अकबर के टाइम पे नवरत्न, ऐसे इनके टाइम पीरियड में भी क्या रहते हैं? आपका अष्ट दिग्गज। तो याद रखेगा, अष्ट दिग्गज कहाँ है इनके टाइम? अष्ट दिग्गज। दूसरा क्या है?
दूसरा है आपका अमुक्तमाल्य। ठीक है, अगर आपको पता हो, तीसरा, इन्होंने अपनी माता के नाम पर एक सिटी बसाई थी, नागलपुरम। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए। साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि कौन से, ये इन्होंने जो गैर भूमि कृषि थी, जो उस समय पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, जो कैसा लैंड होगा ना, उसको अच्छा बनाने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, इसने लैंड के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, और इनको बहुत सारे टाइटल्स मिले थे, आंध्र भोज, आंध्र पितामह। क्योंकि उस समय पर एरिया भी तो वही था ना, उस एरिया में तो वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, अपना एम्पायर को फैला रहे, तो भाई टाइटल भी तो वैसे ही होंगे ना। तो उस चीज को समझते हुए चलिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है 2017 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। ये देखिए, अब आपसे पोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है आपको, आपका आपका साउथ इंडिया में काकतीय जो राजवंश था, काकतीय राजवंश साउथ इंडिया में रूल कर रहा है, जो कि तेलंगाना वाला रीजन, ये वाला आपका रीजन है, ये तो आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, मान लीजिए इस वाले रीजन में काकतीय वंश क्या कर रहा है, ये रूल कर रहा था। याद है आपको गोलकुंडा? ठीक है, इन्हीं का टाइम पीरियड का है, काकतीय डायनेस्टी का। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इसके टाइम पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था गणपति देव। सॉरी, गणपति देव। गणपति देव ने क्या किया था, इन्होंने अपनी डायनेस्टी जो का राजधानी होती है, उसको चेंज कर लिया था अमनकोंडा से वारंगल। अमनकोंडा से जब वारंगल इन्होंने चेंज कर लिया, तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जिला था, जो कि एकदम पानी के पास था, समुद्र के पास वाला एरिया था, जहां से वो लोग ट्रेड करते थे, और वो कौन था, मोटूपल्ली। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका काकतीय राजवंश में समुद्र पतन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मोटूपल्ली है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2018 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश है कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरे के बारे में किसने बताया है। इसका मतलब देखिए, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप जितने भी इस समय पर वो आ रहे हैं, ट्रेवलर्स आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, वो क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर भी आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। लाइक अल बरूनी क्या कहते हैं, लाइक नूनिस क्या कहते हैं, आपका आपका जो पाइबासो है वो क्या कहते हैं, या और भी जितने भी लोग आए थे, जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन कही होंगी, उन लाइंस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। मिडिवल इंडिया में आपको ऐसे दो क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अब कौन है ऐसा, कौन सा ट्रैवलर था जिसने हीरे की खानों के बारे में बताया, कि देखिए भाई, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, दूसरा है आपका जा बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, जा दे थैवनो, और एबे बार्थोलोमेव कारे। ठीक है, तो ये तो वही बच्चा इसको कर सकता है, ठीक है, जिसने हीरे के खाने के बारे में अगर पढ़ा हो तो। इनके बारे में बस एक और, एक फ्रांसीसी आपको एक ट्रैवलर मिलेगा, फ्रेंच ट्रैवलर, एंड हु वाज जॉ बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि इंडिया में क्या है, एक खा वो 116 कैरेट का क्या मिल रहा है, हीरा मिल रहा है, जिससे इसे जब ये फ्रांस जाता है तो इसके फ्रांस में जो लुई 14 थे वो इसको ले लेते हैं। ठीक है, बहुत ही 118 कैरेट भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, 118 116 के आसपास, कई कई बुक में 116 मिल रहा है, कहीं के 116 118 मिल रहा है, तो 1668 में इन्होंने इसको भेज दिया। तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा इनका, 1665 से इसका 1689, 1665 से 1689 का टाइम पीरियड है, जो कि हीरो के खानों के बारे में बता रहे हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है कि मुगल भारत में, इसमें आपसे मुगल इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदारी और जमींदारी के बीच में क्या अंतर था। देखिए, दो स्टेटमेंट है आपके पास कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में
भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही छोड़कर अन्य दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। देखिए, आप सबसे पहले अगर आपको पता हो जागीरदार और जमींदार वाले में चीजों को समझते हुए चलिएगा। जागीरदार वो हैं जिनके पास लैंड है, ठीक है, जिनको लैंड दिया जाता था उस समय पर। फिर जमींदार है, जमींदार इन्होंने बोला कि जागीरदारों के पास न्यायिक और जागीर, जिसमें नाम में ही जागीर है, जागीर इट्स मीन लैंड, न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। ऐसा नहीं था। जागीरदारों को यहाँ पे उल्टी स्टेटमेंट दी हुई है, जागीरदारों के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता था अगर आपने मुगल इंडिया पढ़ा हो तो। ठीक है। जबकि जमींदार थोड़े से पावरफुल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया कि जमींदारों के पास सिर्फ राजस्व टैक्स होता था, मतलब दोनों ही सेम हो गए, राजस्व टैक्स, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता था, ऐसा नहीं था। यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टी दी गई है कि थोड़ा बहुत जमींदारों के पास ये राइट थे न्यायिक वाले, लेकिन जागीरदारों के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत मानी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जमींदार और जागीरदार में अंतर पता हो। दूसरा, जागीरदारों को दिए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता था, वो उनकी योग्यता पर डिपेंड करता था। जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, बिल्कुल अपोजिट है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक दो, ना तो एक ना तो दो, उसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आपको मुगल इंडिया में ये टैक्सेशन वाला सिस्टम जो भी है और इनसे रिलेटेड टर्म्स और ये सारी जितना भी टैक्सेशन आसपास या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड घूम रहे हैं वो आपको ये समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको ये वाला क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है जिसको ना थोड़ा सीरीज में लगाना आया हो, या फिर जिन्होंने बहुत सारे चैप्टर, यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो इसको समझते हुए चलते कि इस क्वेश्चन को करना, अटेम्प्ट कैसे करना होते हैं ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। नेक्स्ट है परांतक फर्स्ट द्वारा चोल राज्य की स्थापना और गोपाल द्वारा पाल वंश राज्य की स्थापना। ये देखिए, अगर आपको ये याद हो कि राजा भोज जो है, ये राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, तो अगर आपको पता हो कि जैसे ही हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है, 1606 से 1647, ये टाइम पीरियड है 7th सेंचुरी का। तो इस टाइम पीरियड में जैसे ही हर्षवर्धन डिक्लाइन होता है, जैसे ही हर्षवर्धन मतलब का डिक्लाइन हो जाता है एम्पायर का, कौन एमर्ज हो जाते हैं? प्रतिहार एमर्ज हो जाते हैं आपका राजस्थान वाले और कुछ गुजरात वाले रीजन में। तो इनके बाद कौन आ रहा है? इनके बाद आ रहा है आपका वैसे ही प्रतिहार आ रहा है। ठीक है, इसमें आपके प्रतिहार वाले लोग आ रहे हैं। तो राजा भोज के अधीन दो राजा भोज है, एक मिहिर भोज और दूसरा आपका भोज आपको परमार डायनेस्टी से मिलेगा, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हर्षवर्धन के बाद प्रतिहारों का उदय, ये ऑप्शन देखते हैं अभी हम। ये आपको याद रखिएगा ये हर्षवर्धन का टाइम का है। ठीक है, और ये कब आ रहे हैं इतना याद रखिएगा कि अगर ये 7th सेंचुरी की बात हो रही है, 7th सेंचुरी में लोग रूल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं एकदम से डेवलप हो जाएंगे। तो ये 8th to 9th सेंचुरी, ये 8th to 9th सेंचुरी की बात हो रही है भाई। चलो ये प्रतिहार 8th to 9th सेंचुरी में डेवलप हो गए थे। कहां पर? गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। देखिए, अब हमें मान लीजिए नहीं पता, अगर आपको याद हो कि महेंद्र वर्मन, हमें कैसे, ये आपको घटना से लगाना है, तो भाई घटना वाला तो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। महेंद्र वर्मन अगर आपको पता हो, इसमें हम देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन ये पुलकेशन फर्स्ट के कंटेम्पररी थे। कौन? महेंद्र वर्मन किसके कंटेम्पररी हैं? पुलकेशन फर्स्ट के समकालीन हैं। ठीक है,
महेंद्र वर्मन किसके? पुलकेशन फर्स्ट के समकालीन है। और अगर आपको पुलकेशन फर्स्ट नहीं सेकंड है ना, सॉरी, ये लाइन तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, जिससे मैं जोड़ के आपको बता रही हूँ। ठीक है, महेंद्र वर्मन किसके कंटेम्प्रेरी? पुलकेशन सेकंड। और अगर आपको पता हो तो पुलकेशन सेकंड की लड़ाई हुई थी किससे? हर्षवर्धन से। तो भाई पुल सेकंड, अगर सेकंड हर्षवर्धन, इन्होंने अपनी वो है ना, इनकी प्रशस्ति भी एक पुलकेशन सेकंड की, और उसमें उन्होंने अपनी प्रशस्ति में भी लिखवाया हुआ है कि मैंने हर्षवर्धन को हराया करके। तो आप देख रहे हो, तो ये किसका कंटेम्प्ररी हो गया? ये भाई ये हर्षवर्धन का कंटेम्प्ररी हो गया। कंटेम्प्ररी, ये इसके डेथ के बाद डेवलप हो रहा है, और ये इसके कंटेम्प्ररी में है। तो महेंद्र वर्मन भी क्या हो गया भाई? इसके कंटेम्प्ररी में हो गया। ठीक है, ये आप समझते हुए चलिए। तीसरा ये कह रहा है कि परांतक फर्स्ट चोल सत्ता की स्थापना की थी। अगर आपको पता हो परांतक फर्स्ट, जो कि पल्लवों, क्या जो ये आपको याद होगा, ये परांतक फर्स्ट जिसने चोल सत्ता की स्थापना की थी, ये वाला टाइम पीरियड तब की बात है जब इन्हें, पहली बात तो परांतक फर्स्ट अगर आपको होता है, तो चोल राजा था, जो कि किसका था? पहले पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, और अगर आपको याद हो कि विद्यालय ने इनको रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, विद्यालय ने क्या कर दिया था? विद्यालय ने पूरी तरीके से उनको रिप्लेस किया था, किसा? पल्लव को। पल्लव को इन्होंने क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो ये वाले जो टाइम पीरियड की बात हो रही है, अगर आपको याद हो तो ये 9th सेंचुरी के आसपास के बारे में बात हो रही है। 9th सेंचुरी कि अगर आपको उसको थोड़ा बहुत भी टाइम पीरियड पता हो। ठीक है, नेक्स्ट है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। भाई अगर थोड़ा भी याद हो तो अर्ली मिडेवल में अगर आपको त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपटाइट वॉर याद हो, है ना, तो ट्रिपटाइट वॉर जब हुआ था, जो कि कन्नौज के लिए हुआ था, कौन कौन लड़ रहे हैं? कौन कौन लड़ रहे थे? आपको पता हो तो एक आपका गुर्जर प्रतिहार, और आपका ये राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट, और दूसरा आपका कौन लड़ रहा है? पाल वंश, ये हो गया। तो ये कौन, और ये कब की बात, पीरियड की बात हो रही है? अर्ली मिडेवल के टाइम की बात हो रही है। तो अब आपको मैंने आपको सिचुएशन बता दी है, अब हमें उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखना है कि क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले राजा भोज कहते हैं प्रतिहारों का उदय। उदय से पहले हमने कंटेम्प्ररी वाला टाइम भी देख लिया था, जो हर्षवर्धन का टाइम का पीरियड था, और हर्षवर्धन 606 से 647 की बात हो रही है, मतलब सबसे पहला टाइम पीरियड तो यही वाली बात हो रही है, कंटेम्प्ररी वाली। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन 2 सबसे पहला माना जाएगा, क्योंकि ये हर्ष के कंटेम्प्ररी में है। तो दो दो, देखिए ये तो वैसे गलत हो गया, 2 से स्टार्ट ही नहीं है, तो हमारे पास 2 आ गई, ये 2। अब इसमें से देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि ये देख लिए कि इसने बोला है कि इसके बाद प्रतिहारों का उदय हुआ था, उदय की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये भी आपके कब की बात है? 8 to 9 सेंचुरी की बात है। लेकिन अगर आपको याद हो उदय के बाद कुछ चीजें, ट्रिपटाइट वॉर हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन या तो सेकंड फर्स्ट माना जाएगा या तो फोर्थ। देखो घुमा कैसे रहे ऑप्शन। जिस बच्चे को लग रहा होगा प्रतिहारों का उदय पहले हुआ है, फिर उन्हें लग रहा होगा कि नहीं नहीं भाई, पाल राजवंश की स्थापना, तो ये उससे पहले ही हो गया था, पाल राजवंश। शशांक याद है आपको? हर्ष के कंटेम्प्रेरी में था। ठीक है, जिसने बौद्धि वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया था। ठीक है, तो ये उसी उसी के थोड़े बाद की ही तो घटना है पाल वंश। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ नंबर भाई पहले आएगा, तो 2 और 4 नहीं भी आगे का पता तो वैसे ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर भी देख लेते, चलो ये तो 9th सेंचुरी का ही है। समझ में आ रहा है आपको? तो चीजों को ऐसे कनेक्ट करते हुए चलेंगे ना, तभी आप आंसर को कर पाएंगे। यूपीएससी है भाई ये। ठीक है, चलिए 2021 रिसेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, और असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको याद हो कि पहले छोटा आता है फिर छोटे से बड़ा आता है। तो देख लीजिए, परंगना सरकार सूबा, या फिर सरकार परंगना सूबा, सूबा सरकार परंगना, परंगना सूबा सरकार। जैसे सबसे छोटा जो इस समय पर था ना, वो परंगना होता था। परंगना समझ रहे हैं आप? परंगना एक तरीके का छोटा
प्रोविंस मान लिया जाएगा, और उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबा। तो ये क्वेश्चन तो चलो थोड़ा सा ठीक था, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्यकालीन भारत में शब्द फणम, ये फणम वर्ड किसको निर्देशित करता है, किसको इंडिकेट कर रहा है? पहनावा, सिक्के, आभूषण या फिर हथियार? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, याद रखेगा कि मिडिवल इंडिया में कि एक तो फनम और एक चक्राम, ये दोनों के दोनों कॉइन थे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फनम क्या हो जाएगा? आपका डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कॉइन हो जाएगा। और ये जो यूज होते थे ये वाले कॉइन, ये ट्रेड के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये सब आपके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मिडिवल इंडिया के। अभी हम सिर्फ मिडिवल इंडिया के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मॉडर्न देखते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं हमसे पूछा हुआ है। तानसेन अगर आपको याद हो तो ये अकबर के नवरत्न, ये अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, तो इसीलिए उसके हमने देख रहे हो क्वेश्चन कैसा है, तो पढ़ना भी हमें वैसे ही है क्वेश्चन को देख करके। पहला ऑप्शन तानसेन के बारे में दिया हुआ है, क्या सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी? क्या तानसेन की उपाधि अकबर ने दी थी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। नेक्स्ट, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। अब हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि ये तानसेन की जो उपाधि थी, तानसेन की उपाधि, ये उपाधि अकबर ने नहीं दी थी। इसका पहले ओरिजिनली नाम आपको पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिनली जो नाम है वो रामतनु पांड्य है। क्या है? राम तनु पांड्य। ये आपका ओरिजिनल नेम है, इसका ओरिजिनल नेम था तानसेन का। इनको जो उपाधि दी थी ये तानसेन की, जब नाम अलग है तो तानसेन की उपाधि उपाधि हुई ना, तो ये दी थी, ग्वालियर का राजा था मानसिंह तोमर। सॉरी, मानसिंह तोमर, इन्होंने ये उपाधि दी थी। तो पहला स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अकबर द्वारा उपाधि नहीं दी गई थी। दूसरा आपको बोला गया कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की गई थी। अगर आपको याद हो, उन्होंने गणेश, शिव, पार्वती, इन सभी से रिलेटेड, साथ ही साथ और भी मतलब जैसे और भी भगवान थे, इनसे सबसे रिलेटेड उन्होंने ध्रुपदों की रचना की थी। यह बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, अकबर ने हिंदू रिलीजन को भी तो प्रेफरेंस दिया था ना, हिंदू जैसा तो और भी दिया था, लेकिन उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट कराया है ना। रज्मनामा अगर आपको याद हो तो अकबर का टाइम पर हुई थी। रज्मनामा क्या है? महाभारत को बोला जाता है। ऐसे रामायण को ट्रांसलेट कराया, तो ऐसे ही अगर रामायण और महाभारत को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है तो हिंदी देवताओं से ध्रुपदों की रचना भी करी हुई, आप ऐसा अंदाजा भी लगा सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। ठीक है, इन्होंने ये तो लाइन बिल्कुल ठीक है, अपने संरक्षकों को लेके संबंधित इन्होंने गानों की रचना की थी। साथ ही साथ इन्होंने, तानसेन ने अपने रागों की, राग में बहुत सारे राग सही है ये, जैसे मियां मल्लार, अगर आपको याद हो मियां मल्लार, ये भी राग थे उस समय के। मियां मल्लार के साथ इसने मियां की तोड़ी, ये राग है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि ये उपाधि इनको
नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। दूसरा, दिल्ली के सुल्तानों में एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। ये देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर में जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उनको आमिल कहते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका स्टेटमेंट, दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली प्राचीन देशी व्यवस्था थी। देखो भाई एकता प्रणाली इज लुकिंग लाइक द सामंतवादी व्यवस्था, और सामंतवादी व्यवस्था तो अर्ली मिडेवल टाइम पीरियड में, मतलब गुप्ता के बाद से लगभग, या गुप्ता के टाइम पीरियड में भी हमें एक आध चीज, हमें थोड़े बहुत कॉपर प्लेट से पता चलता है कि हाँ इन्होंने क्या किया था, लैंड ग्रांट किया था। लेकिन उसके बाद से तो लैंड ग्रांट बहुत ज्यादा था, लैंड ग्रांट इसमें सामंतवादी व्यवस्था डेवलप होना, तो ये चीजें हमें बहुत पुराना नहीं। और एकता प्रणाली जैसी चीजें तो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ही आई हैं। पहली बात अगर आपको याद हो तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट टाइम आपका ये एकता स्टार्ट किया था, एकता दिया था। लेकिन इल्तुतमिश के टाइम पर बहुत ही प्रॉपरली तरीके से इसको क्या कर दिया गया था, मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया गया था। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे कि एकता प्रणाली किसने स्टार्ट किया, तो उसका मेनली हम आंसर इल्तुतमिश ही देखते हैं। तो भाई ये प्राचीन देशी संस्था कैसे हो सकते, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। तो एकता प्रणाली कौन स्टार्ट कर रहा है, एक तरह से इल्तुतमिश। लेकिन पहली बार वैसे थोड़ा मोहम्मद गौरी ने भी दिया था, तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो रही है। तीसरा, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया था। कि भाई ये स्टेटमेंट भी गलत है कि मीर बख्शी बिल्कुल गलत है। मीर बख्शी अगर आपको याद हो तो ये मुगल्स के टाइम पर ये वाला वर्ड आया है, तो ये तो दिल्ली सुल्तान उसके पहले का है, तो ये वाला ऑप्शन तो फिर भी गलत हो गया। तो अगर आपको थोड़ा भी वर्ड के बारे में पता हो ना, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, तो इसमें सही कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निर्बाक अकबर के समकालीन थे। दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। देखिए, संत निर्बाक, अगर आपको याद हो, संत निर्बाक ये एक आपके रामानुज के कंटेम्प्ररी हैं। रामानुज का टाइम पीरियड है भाई आपका 11 to 12 सेंचुरी। और ये अकबर का टाइम पीरियड अगर आपको याद हो 1556 से 1605। कहाँ ये 16th सेंचुरी और कहाँ ये 11 to 12 सेंचुरी। उसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता था। अकबर के समकालीन तो ये बिल्कुल नहीं थे। अगर आपको पता हो, निर्वाक ने क्या किया था, द्वैत का क्या दिया था, द्वैत का मतलब इन्होंने वो दिया था। सबने आके अलग अलग थ्योरी दी थी ना, अद्वैतवाद दी थी शंकराचार्य ने, विशिष्टाद्वैतवाद दी थी रामानुजाचार्य ने। ऐसे ही इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने द्वैताद्वैत की दिया था। नेक्स्ट है, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। अगर आपको याद हो, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते कबीर किस समकालीन था, अगर आपको पता हो तो ये लोधी में भी कौन, सिकंदर लोधी के समकालीन थे ये। ठीक है, सिकंदर लोधी। और ये सर हिंदी से प्रभावित ना होकर के, अगर आपको पता हो, इनके जो गुरु थे रामानंद, इनके गुरु थे ना, उनसे ये प्रभावित थे, रामानंद से प्रभावित थे। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही ऑप्शन गलत है, ना तो एक ना तो दो, बिल्कुल सही है। ऐसे आपको समझते हुए चलना है। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछता है। उसके क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि बस हाँ टिक मार दिया, हाँ अच्छा ये तो ठीक है, नहीं। आपको जितनी ज्यादा बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होगी, वो इन सब चीजों को कर पाएगा। हाँ, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। यूपीएससी का मेन मकसद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को जानना है। ठीक है,
फिर से आपके साथ सामने एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है, और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि बाबर जब भारत आया था तो क्या क्या इवेंट हुआ था। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो कि बाबर ने बहुत सारी ट्राई किया था, लेकिन 1526 में भाई इतनी कोशिशों के बाद वो आ ही गया था इंडिया। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग की शुरुआत हुई। सेकंड, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापित हुआ। देखिए, अगर आपको याद हो, ये ठीक है, मैं ये बात करेक्ट स्टेटमेंट है कि इनके टाइम पर बारूद बहुत तेजी से फैलने लगे था, लेकिन लाइन ढंग से सुनिए, बहुत तेजी से फैलने लगा था। पहली बार इसका प्रचलन नहीं हुआ था। इसका प्रचलन हम पहली बार देखते हैं विजयनगर और जब और बहमनी का जब लड़ाई हुई थी, बहमनी, तब जाकर के क्या हुआ था, इसमें पहली बार बारूद का यूज हुआ था। तो अगर आपको याद हो, हाँ ठीक है, 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें भी बारूद का यूज हुआ था, लेकिन उससे पहले ही ये यूज हो चुका है इंडिया में, विजयनगर और बहमनी का जब लड़ाई हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, क्योंकि बारूद तो पहले यूज हो चुका है। तो यहाँ इसका टाइम पीरियड में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है उसका यूज। ठीक है, और शायद इसीलिए लोधी भी इसलिए ही हारे थे, क्योंकि उस समय पर बारूद यूज किया गया था। सेकंड क्या कह रहे हैं कि इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की कला स्टार्ट हुई। ये देखिए, जब हमने अरब वाला सेशन पढ़ा था तो उस अरब अटैक जब हुआ था तो उसी में आप पढ़ेंगे कि जैसे ही अरब इन्वेजन हुआ, ये दिल्ली सल्तनत एंट्री करेगी इंडिया में, मतलब ये जो गौरी वगैरह एंट्री करेंगे यहाँ पर, अपना रूल एक्सपेंड करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के बाद से, तो यहाँ पर ये मेहराब गुंबद जैसी चीजें बनना स्टार्ट, क्योंकि इंडियन कल्चर में आर्किटेक्चर में कभी भी ऐसी चीजें नहीं थी। तो एक ये मुस्लिम आर्किटेक्चर का साइन है, और ये साइन भी कब एंट्री लेगा भाई, कब का ले लिया था ये, कहा बाबर की कब की 1526 की बात हो रही है, और ये कब का आ चुका था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ। ये भी अगर आप अपने दिमाग से क्वेश्चन करें तो ये भी बिल्कुल सही जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। इस टाइम पीरियड में तैमूरी राजवंश स्थापित, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये बाबर जो था ना, ये दो साइड से था। फादर की साइड से कौन है, मदर के साइड से, भाई फादर की साइड से क्या हो रहा है, तैमूरी है, सही है। मम्मा के साइड से ये मंगोल था, मंगोल, तभी तो उसको मुगल बोलते हैं, मंगोल साइड से था। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मतलब अपने आप को क्यों नहीं मुगल बोल रहे हैं, तैमूरी ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि चंगेज खान थे ना, मंगोल वाली रीजन से, तो बहुत ही भाई ब्लड शेड किया था उन्होंने अपनी हिस्ट्री में। यायावर साम्राज्य अगर आपने पढ़ा हो तो मंगोल पूरा पैर फैलाता, तो उस समय पर भाई बड़ा एम्पायर फैला रहा है, खून खराबा तो हो गई। तो इसीलिए अपने आप की हिस्ट्री को ये बहुत ब्लड शेड नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए तैमूरी को इन्होंने अपना वंश बताया। तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो आंसर नंबर बी, केवल 3। देखिए, यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा ना, उस क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग बेस पर कि क्या क्या चीजें उस समय पर हुई होंगी। तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो उस समय का इवेंट याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिविजन पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। मतलब पांडुलिपियों से ध्यान हटा दिया और किसके ऊपर, व्यक्तित्व रूप चित्रों पर, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स होती थी या प्रकृति वाली पेंटिंग्स हो रही हैं, ये सबसे ज्यादा भाई, जहां पेंटिंग्स का नाम आ जाए मैं तो आपको यही कहूंगी आप जहांगीर लगा दीजिए, क्योंकि जहांगीर ही एक ऐसा था जिसको पोर्ट्रेट पेंटिंग ये सब बहुत पसंद थी। उसने बाहर से बुला बुला करके भी बहुत सारी पेंटिंग्स कराई हैं। तो हुमायूं वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और शाहजहां को वैसा आर्किटेक्चर का शौक था, जैसे आपका आपका इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई ना, आपका ताजमहल बनवाया, आपका लाल किला बनवाया, इनको वैसा आर्किटेक्चर का शौक था, लेकिन चित्रकला पेंटिंग्स का शौक जहांगीर को था। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यता कौन थे, ठीक है, सामान्यता कौन थे, कृषक, योद्धा, बुनकर, व्यापारी। ये क्वेश्चन अगर आप 6th के एनसीईआरटी भी करेंगे ना, या 6th या 7th की एनसीईआरटी में, खैर ये मिडेवल का पीरियड, तो आपको 7th के एनसीईआरटी से भी पता चल जाएगा कि ये आंसर आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं 7th के एनसीईआरटी से, कि जो बंजारे होते थे, ये बंजारे ये बंजारे कौन होते, देखिए अगर आपको याद हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि बंजारे कौन है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूम रहे हैं, एक तरीके से नोमैडिक लाइफ है इन लोगों की,
है ना, बंजारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूम रहे, घुमंतू होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इनको यूज किया था एज अ ट्रेडर। एज अ ट्रेडर क्यों यूज करो, उनके कारवंस के साथ उनको कि सामान जैसे पहुंचाना हो, गेहूं कुछ पहुंचाना हो एक जगह से दूसरे, क्योंकि जा ही रहे हैं तो अपना सामान भी पहुंचा देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इनका यूज हुआ है एज अ व्यापारी। समझ में आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिर से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझने के ऊपर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार करके और सिंधु नदी पार की थी। और विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल तट पर पहुंचा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये देखिए। अब आपको ये याद रखना है, पहले हम ये थर्ड वाला स्टेटमेंट ही देख लेते हैं, क्योंकि वास्को डिगामा हर किसी को पता होगा कि वास्को डिगामा इंडिया में कब आ रहा है, 1498 में आ रहा है। और इसमें पूछा हुआ है देवराय सेकंड के बारे में, और देवराय सेकंड का टाइम पीरियड मैं आपको बताऊं तो 14, मतलब इसका टाइम पीरियड, देवराय सेकंड का टाइम पीरियड, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का बहुत बड़ा किंग था, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, तो इसका टाइम पीरियड 1424 1426 माना जाता है। तो भाई जब ये इसका टाइम पीरियड में ही आप अंतर देख करके ये बता सकते हो कि इसका टाइम पीरियड का 46 में ही खत्म हो रहा है, और यहाँ 1458 में वो वास्को डिगामा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हुआ। ठीक है। अब दूसरा जो हम समझते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और सिंधु नदी पार की। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसके टाइम पीरियड में एक अटैक हुआ था, वो था तस्मा सिरिन। ठीक है, वो भी इसने क्या कर दिया था, इस तस्मा सिरिन को इसने विफल कर दिया था। इसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। आपको अगर मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड याद हो तो 325 से 351 का टाइम पीरियड है इसका। इसके टाइम पीरियड में तस्मा सिंह का अटैक होता है, जो भी ये क्या कर देता है, ये इसको विफल कर देता है, विफल कर दिया। इसके टाइम पीरियड में तैमूर, भाई तैमूर मतलब तैमूर के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो हम क्या देख लेते हैं इसका टाइम पीरियड में। अगर आपको याद हो तो इसका अटैक जब होता है तो वो अटैक आपका कब हो रहा है, तैमूर का टाइम पे तो इसको बिल्कुल अटैक नहीं हुआ, इसकी मुलाकात ही नहीं हुई मोहम्मद बिन तुगलक से। तो ऐसे, और अगर तैमूर का अटैक हो जाता तो पता नहीं शायद तुम तुगलक उसको उसको बर्दाश्त कर भी पाते या नहीं। तो याद रखिएगा कि आपका ये तो तैमूर का जो अटैक हुआ था, वो अटैक आपका आपका नसरुद्दीन मोहम्मद के टाइम पर हुआ था। तो तैमूर का अटैक कब हो रहा है, नसरुद्दीन मोहम्मद। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हुआ। तीसरा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। अगर आपको ये याद हो तो ये थोड़ा सा घुमा रहा है, नरेटिव क्वेश्चन है, जो कि ये कह रहा है कि अगर आपको याद हो तो इल्तुतमिश के टाइम पर आपका जब इसने चंगेज खान ने उसको हरा दिया था ना, जलालुद्दीन मकबरनी को, तो वो मकबरनी भाग करके इल्तुतमिश के पास आया था, है ना, तो सिंधु नदी को पार करके जलालुद्दीन मकबरनी सिंधु नदी को पार करके आया था, और उन्होंने इल्तुतमिश से क्या मांगी थी, हेल्प मांगी थी। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, उसको हेल्प करने से मना कर दिया था, और शायद वो इसीलिए वो चंगेज खान के इस अटैक से बच भी गया था। तो उसके अकॉर्डिंग चंगेज खान नहीं आया था, बल्कि कौन आया था, जलालुद्दीन मकबरनी। तो ये आपका ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हुए। तो इसमें से आपका वास्को डिगामा, तो ये भी आपका आपके ऑप्शन क्या है, केवल एक, केवल एक और दो, साथ ही आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, हाँ हाँ, चंगेज खान, अच्छा बोला हुआ है कि चंगेज खान भगोड़े, चंगेज खान का जो भगोड़ा था वो मकबरनी था, ये सही है। क्योंकि आप, मेरे को लगा जलालुद्दीन मकबरनी है, वो यहाँ नहीं दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक सही है, तो ऑप्शन आपका एक बिल्कुल ठीक होगा, बाकी के दो गलत होंगे। चलिए, अब ये एक बहुत ही क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि
कि पुर्तगाली लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर का साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है पुर्तगाली नूनिज किसका टाइम पीरियड में आया था? ये विजयनगर एम्पायर के किंग के टाइम पीरियड में आया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक बुक है जिसका नाम है मनवस पिलाई। मनवस पिलाई की जो बुक है उसमें हमें आपका ये नूनिज और ये आपका ये पाइसो, ठीक है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? मनवस पिलाई की जो बुक है उससे हमें इन दोनों के नाम मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट इस राइटर के अकॉर्डिंग ये क्या रहा होगा, हीरो के खानों के बारे में किसने बताया। तो अब आपको मैं इतना फिर बता दूं, जो भी ट्रैवलर है या जो भी ट्रैवल आ रहा है वो किसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तभी आप देखिए, दो क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप देखेंगे कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। ये टाइम पीरियड नूनी जो आया है वो आपका देव राय, आपका ये देव अच्युत देवराय के टाइम पीरियड में आया था, विजयनगर एम्पायर के। ये अच्युत देव राय के टाइम पीरियड में आया था। तो उस समय पर औरतों की स्थिति काफी अच्छी थी, तो ये कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी सभी करती थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। साथ ही अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किससे निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुवाद, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ये कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। यह देखिए, बंजर भूमि तो है ही नहीं, ठीक है, उसको तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। और घट्टा जो वर्ड है, ये वर्ड यूज हुआ तो होता है आपका ऐसा सिंचाई के लिए। अगर आपको याद हो, जब बाबर आया था इंडिया में तो वो अपने साथ बहुत सारी सिंचाई जैसी चीजें लेकर के आया था। ठीक है, एक तो ढेकली होता था जो ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, जैसे ऐसे नदी ये पानी लेगा फिर घूमेगा, फिर वो खेतों में गिरा देगा, ऐसे करके ढेकली। दूसरा आया था क्या आपका, दूसरा इस समय पर आपके सामने अकबर कह रही हो, आपका ये बाबर भी लेकर एक और चीज लेकर के आया था जिसमें अरघट्टा वर्ड या फिर सिंचाई के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, ठीक है, वो सारी चीजें। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये वाटर व्हील बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में हुआ था। ये देखिए, अगर पहले स्टेटमेंट पे बात करें, पहला आक्रमण, भाई जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 है, और पहला आक्रमण कब हो रहा है? पहला आक्रमण ही आपका ये क्या बोलते हैं 1220 के टाइम पीरियड, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, आपको इसे अपने दिमाग से लगा सकते हैं कि पहला आक्रमण कहां से हो गया, इसका टाइम पीरियड ही इतना अलग है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और शहर पर घेरा डाल दिया। ये देखिए, अगर आपको याद हो, जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ गए हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ गए हुए थे, तभी इनके पीछे से क्या हो गया, इनके पीछे से आपका अटैक हो गया, किसका, आपका इसका मंगोलों का। और मंगोलों का अटैक हो गया, किसी तरह इन्होंने शहर पर उन्होंने घेरा डाल दिया था और इन्होंने किसी तरह बचाया। आपको पता होगा सीरी जैसे फोर्ट वगैरह बनाए थे फिर मंगोलों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ठीक है, सीरी फोर्ट। अब हम क्या देखते हैं, तीसरा, तो भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हुआ कि हाँ ऐसा हुआ था। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। अगर आपको याद हो कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है वो 1325 से 1351 है, तो इस टाइम पीरियड में तो ऐसा कुछ इवेंट ही नहीं हुआ था। बच गया भाई मोहम्मद बिन तुगलक, अदरवाइज तो पता नहीं क्या ही होता। बड़े बड़े जो पावरफुल किंग थे उनके टाइम पे अटैक हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट और थर्ड गलत हुआ, तो आपका क्या पूछा हुआ है, अगर आपसे बिल्कुल सही पूछा हुआ है ना, तो सही में आपका सिर्फ केवल दो ही होगा। समझ में आया? साथ ही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजामत का उदय हुआ। अगर आपको याद हो, आरकोट आरकोट इनकी राजधानी थी,
है ना। ये कर्नाटक वाला रीजन है, कर्नाटिक 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 अलग है, कर्नाटक अलग है। कर्नाटिक वॉर आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में, तो वो एक अलग है। तो ये उनकी याद हो, इन्होंने मुगलों से अपने आप को अलग कर लिया था हैदराबाद ने, ठीक है, और आरकॉट उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। दूसरा कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। अगर आपको ये याद हो तो विजयनगर साम्राज्य, जब विजयनगर एम्पायर जहां पर डेवलप हुआ था, ये आपका इधर वाले रीजन में हुआ था ना, तो इस वाले रीजन में आपका वाडियार वंश है ना, जैसे विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होगा तो वहां पर मैसूर मैसूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि वाडियार एम्पायर डेवलप होता है, और वाडियार एम्पायर ही आपका फिर बाद में आकर के हैदर अली वाडियार को खत्म कर देगा और अपने हाथ में सारी सत्ता ले लेगा। और फिर जब इनका वॉर हुआ था किसके साथ, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मॉडर्न इंडिया में किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, तो क्या होता है सारा के सारा एम्पायर फिर से ग्वालियर के हाथों में आ जाता है हारने के बाद टीपू सुल्तान के। तो उसके अकॉर्डिंग भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत अधिकृत राज्यों में से एक है। अगर आपको याद हो अहमद शाह अब्दाली, इसका जो अटैक करने का जो टाइम पीरियड है ये कि 1600 1748 से 1700 आपका कब तक टाइम पीरियड है, 48 से लेकर 67 तक का टाइम पीरियड है। तो इसमें ये अटैक करता है अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली सिर्फ पंजाब वाले एरिया पर रूल करता है। ये गंगा और दोआब वाले रीजन में, गंगा दोआब ये वाला रीजन है आपका, ये वाला इस वाले रीजन में वो नहीं आता, वो सिर्फ पंजाब वाले रीजन तक रहता है। तो ऐसे में वो कैसे अटैक करेगा, नहीं नहीं इधर वाले एरिया में वो नहीं आ रहा है, तो पंजाब वाले में वो भी अपने बेटे को छोड़ दिया था उसने वहां पर। तो इसीलिए तो रुहेलखंड, भाई रुहेलखंड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इतना याद रख लेना। अली जो रुहेलखंड है वो आपका ये वाला अली मोहम्मद खान ने इसको गठन किया था, अली मोहम्मद खान ने इसका वो किया था, इसको मतलब बनाया था, इसका गठन किया था। तो अहमद शाह अब्दाली तो हुआ ही नहीं। आई होप आप चीजों को समझे हो कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल से जुड़िए रहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कराए जाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग, देखिए क्वेश्चन करने से क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है। आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन करना मेरे हिसाब से वो सही नहीं होगा। आप उससे पहले बहुत पीवाईक्यू लगाइए, एक क्वेश्चन समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। अटेम्प्ट करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। तो फिर मैं आपको कहूंगी अच्छे से पढ़िए, समझते हुए चलिए, एग्जाम्पल से जुड़े रहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू कराए जाएंगे। और अब हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो हम कुछ मिडिवल इंडिया के टॉपिक्स और साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया के जो कि 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन पर बात करेंगे। आज के लिए यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, जुड़े रहिएगा एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।